5 मई रात 8 बजे ईडी के जॉइंट डायरेक्टर कपिल राज दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। तभी अचानक उनके पास एक कॉल आती है। कॉल करते ही तुरंत वो डिनर छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस कॉल में कि कपिल राज को एक अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने अपनी टीम के सभी मेंबर्स को कॉल किया और इमीडिएट रांची पहुंचने के लिए बोला। और वो खुद भी ईडी की 3 टीमों के साथ तुरंत दिल्ली से झारखंड के लिए रवाना होते हैं। सभी मेंबर्स को झारखंड के रांची में पहुंचकर मिलना था। वो अलग अलग जगह से डिफरेंट व्हीकल से रांची पहुंचते हैं। कोई कार से वहां पर पहुंचता है तो कोई बस या फिर बाइक से। रात के 12 बजे तक पूरी टीम रांची पहुंच जाती है, जहां उन्हें बताया जाता है कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है। इसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि इस सीक्रेट मिशन के बारे में लोकल पुलिस को भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़े आईएएस ऑफिसर के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। झारखंड में करप्शन, इलीगल माइनिंग और ब्लैक मनी का नाम आने पर हर जुबान पर या तो ईडी का नाम आता है या फिर इस ऑफिसर का। कहते हैं इस ऑफिसर ने दौलत और ताकत तो कमाई, लेकिन कुछ ऐसा कर गई जिसकी वजह से पैसा और इज्जत दोनों खो दिया। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये ऑफिसर कौन थी जिस पर रेड करने के लिए न केवल दिल्ली से 3 टीमें आई, बल्कि लोकल मीडिया और नेशनल मीडिया भी पीछे घूमती रही। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून से। 7 जुलाई 1978 को एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था पूजा सिंघल। स्कूल और कॉलेज को टॉप करने के बाद आईएएस के लिए प्रिपरेशन करने वाली ये लड़की साल 2000 में महज 21 साल 7 दिन की उम्र में उस समय की सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनी। इसके लिए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे कम एज में आईएएस बनने वाली लड़की के रूप में दर्ज किया गया। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहने वाली पूजा सिंघल की पहली पोस्टिंग झारखंड के हजारीबाग में एसडीओ के पद पर होती है और फिर यहीं से इनका आईएएस का सफर शुरू होता है। यहाँ पर इन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो रहे एक घोटाले के बारे में पता चलता है, जिसमें सरकारी योजनाओं की बुक्स को कुछ लोगों द्वारा इलीगली बेचा जा रहा था, यानी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। ये इमीडिएटली अपनी टीम को बुलाती हैं और अपनी टीम के साथ हर उस जगह पर छापामारी करती हैं जहां से इस इलीगल काम को ऑपरेट किया जा रहा था। छापामारी में मिली सभी बुक्स को जब्त किया जाता है और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले इन लोगों को हवालात के पीछे धकेल दिया गया। और फिर इस रेड की सक्सेस के साथ ही इनका प्रमोशन का दौर शुरू हो जाता है। इन्हें टाइटल दिया जाता है एक दबंग आईएएस ऑफिसर का। उस समय आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले हर स्टूडेंट का सपना था कि वो पूजा सिंघल की तरह दबंग आईएएस ऑफिसर बने। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है इनके सीनियर ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर राहुल पुरवार से और फिर धीरे धीरे ये दोनों क्लोज आते जाते हैं। इनकी लव स्टोरी भी आईएएस कपिल, टीना दाबी और अतर खान की तरह है। उस समय अगर भैया सोशल मीडिया का क्रेज आज की तरह होता तो बच्चे बच्चे की जुबान पर पूजा सिंघल का नाम होता। खैर, इनकी लव स्टोरी के बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले हम ये जानते हैं कि दूसरों पर रेड करने वाली आईएएस पूजा सिंघल पर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के द्वारा रेड क्यों की जा रही थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही पूजा ने करप्शन करना स्टार्ट कर दिया हो। इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। जब ये राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डायरेक्टर थी तो इन्होंने यहाँ पर फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने और मैनेजमेंट को सही करने में एक बड़ा रोल प्ले किया है। गवर्नमेंट फंड से डिसेबल्ड लोगों की मदद की, बेड्स की संख्या को 1000 से बढ़ाकर 1500 करवाया, डॉक्टर और नर्सेस को डिसिप्लिन में रहकर काम करने पर सख्ती दिखाई, महिलाओं की पिछड़ी सोच को बदलने का प्रयास भी किया, यहाँ तक कि अपनी विधवा माँ की दोबारा शादी भी करवाई। अभी तक इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब ये समय आ गया था कि इन पर करप्शन के आरोप लगना शुरू हो गए थे। ये कोई छोटे मोटे आरोप तो थे नहीं, बल्कि करोड़ों के घोटाले के आरोप थे। इस पर सबसे पहले आरोप ये लगा कि जब ये 2007 में चतरा की डिप्टी कमिश्नर थी, तब इन्होंने 1 करोड़ 43 लाख रुपए के मनरेगा के पैसे का घोटाला किया था। और जब इन्हें लगा कि इस घोटाले पर ध्यान देने वाला कोई है नहीं, तो इन्होंने इस घोटाले को कंटिन्यू रखा और लगभग 6 करोड़ रुपया जमा कर लिया था। और फिर जब 2008 में इनका ट्रांसफर खूंटी में हुआ और खूंटी की डिप्टी कमिश्नर बनी, तो काले पैसे को छिपाने के लिए इन्होंने ये पैसा 2 एनजीओ को दे दिया, जबकि फाइल्स में ऐसा दिखाया गया कि आयुर्वेदिक औषधि वायग्रा और मूसली की खेती में पैसा लगाया गया है, जबकि ऐसी कोई खेती तो हुई ही नहीं थी।
और फिर 2009 से 2010 तक इस घोटाले में लगभग 18 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। मनरेगा घोटाला तब सामने आया जब पूजा सिंघल की जगह पर आए दूसरे डिप्टी कमिश्नर ने इंजीनियर्स के द्वारा किए गए काम के हिसाब किताब की जांच के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई। इस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि पूजा सिंघल ने मनरेगा से फंड का जो पैसा निकाला था उसके बारे में अपने सीनियर ऑफिसर्स तक को नहीं बताया। इस मामले को लेकर 2012 में ईडी ने पूजा सिंघल के अगेंस्ट केस रजिस्टर कर लिया था। इस समय झारखंड में 2010 से 2013 तक अर्जुन मुंडा की सरकार थी। इन्होंने एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो को पूजा के बारे में जांच करने का आदेश दिया, लेकिन चीफ मिनिस्टर के आदेश के बाद भी कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से और झारखंड में पूजा सिंघल की पदवी और पावर को देखते हुए एसीबी ने कोई जांच नहीं की, लेकिन उन्होंने पूजा सिंघल पर नजर रखना तो शुरू कर दिया था और अब इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को तलाश थी तो एक अच्छे मौके और सबूत की। इन पर एक और आरोप लगता है कि कई लोकल एरियाज में अपनी ड्यूटी सर्व करने के बाद जब पूजा सिंघल को 2012-13 में पलामू के एक जंगल का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया तो अथॉरिटी होने की वजह से पूजा सिंघल ने अपने आसपास के एरियाज के सभी माइनिंग ऑफिसर्स को अपने अंडर में लेकर अपने सीए सुमन कुमार के जरिए कोयला, आयरन, बालू, पत्थर, लाइमस्टोन की माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। माइनिंग से रिलेटेड कोई भी बात करने के लिए पूजा ने अपने बावर्ची की सिम अपने मोबाइल में डाली और फिर उसी नंबर से माइनिंग से रिलेटेड बातें होती थी, वो भी कोड वर्ड में। लेकिन पूजा सिंघल उस समय फंस गई जब इन्होंने आदिवासियों के 83 एकड़ जमीन पर प्राइवेट कंपनी उषा मार्टिन को बिना किसी सरकारी ऑर्डर के माइनिंग के लिए दी, जिसको लेकर आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां के डिविजनल ऑफिसर ने इसकी जांच करवाई, जिसमें पूजा सिंघल को दोषी पाया गया, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पूजा सिंघल की इस स्टोरी का एक किस्सा ये भी आता है कि जब 2014 से 19 में झारखंड के चीफ मिनिस्टर रघुबर दास बने थे तो एक बार जब रघुबर दास जन संवाद कर रहे थे तो इस जन संवाद में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि धनबाद में उसकी एक दुकान है जिस पर कुछ लोग पैसे की वसूली करने आते हैं और वो लोग बताते हैं कि ये पैसा रांची में बैठी आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल को देना पड़ता है। यहाँ पर अब मजेदार बात ये है कि पूजा सिंघल खुद चीफ मिनिस्टर के बगल वाली कुर्सी पर बैठी होती हैं, तो ये सुनकर सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और सीएम साहब उसकी ये बात सुनकर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन सीएम के साथ पूजा के संबंध अच्छे होने की वजह से पूजा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब 2019 के हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बनते हैं और पूजा सिंघल पर लगे इतने आरोपों के बाद इन्हें माइंस एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। लेकिन अगर आपको याद है तो ईडी की नजर पूजा पर बनी हुई है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2020 में ईडी रोड कंस्ट्रक्शन में घटिया माल का यूज करने के चलते एक जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को गिरफ्तार करती है। इस इंजीनियर के पास उसकी आय से 679% ज्यादा संपत्ति मिली और जब इस इंजीनियर के साथ इंटरोगेशन किया गया तो पता चलता है कि घोटाले का 5% कमीशन इंजीनियर डिपार्टमेंट को भी जाता था और 15% कमीशन डीसी ऑफिस में। जब ईडी ने इसकी जानकारी निकाली तो पता चला कि उस समय वहां की डीसी पूजा सिंघल थी और इस तरह ईडी को पूजा के अगेंस्ट पुख्ता सबूत मिल जाता है। लेकिन अभी भी ईडी और इंतजार करती है। जब इन्हें माइन सेक्रेटरी बनाया गया तो उसमें भी लगभग 4000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला हुआ और फिर इसी घोटाले के साथ पूजा सिंघल के इस केस में मनरेगा से शुरू हुई ईडी की ये जांच इलीगल माइनिंग की तरफ मुड़ गई। झारखंड के कोयले की खान धनबाद के बैकग्राउंड पर बनी बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर तो आपने देखी ही होगी। इसमें एक गाना है, काला रे सैया काला रे, तन काला रे, मन काला रे, काली जुबां की काली गाली, सैया करते जी कोल बाजारी। अब ये गाना माइन सेक्रेटरी आईएएस पूजा सिंघल पर 100% फिट बैठता है और अब वो डेट आ चुकी थी दोस्तों कि जब कई सालों के बाद ईडी का इंतजार खत्म हुआ, यानी 5 मई 2022 की रात को पूरी टीम रांची में ही स्टे करती है और फिर अगले दिन सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ ईडी और अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सीआरपीएफ और सीआईएसएफ टीम के साथ मिलकर मनरेगा और माइनिंग घोटाले के आरोपियों को रेड करने के लिए रवाना हो जाती है, जिसके लिए ईडी की टीम ने 5 स्टेट्स झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में 25 जगह पर रेड किया, जिसमें रांची, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, मुजफ्फरनगर शामिल भी हैं।
सबसे पहले ईडी की अलग अलग 3 टीम पूजा सिंघल के बंगले पर, उनके सीए सुमन सिंह के घर और पूजा सिंघल के पति डॉक्टर अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल में पहुंचती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इनकी प्रेम कहानी तो डिप्टी कमिश्नर राहुल पुरवार के साथ चल रही थी, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल चलते हैं अपनी कहानी पर। देखिए, जब ईडी की टीम पूजा सिंघल के घर का दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि हमें आपके घर की तलाश लेनी है, हमारे पास वारंट है, ये सुनते ही जल्द से जल्द पैसा कमाने का लालच रखने वाली पूजा सिंघल को एक जोर का झटका लगता है। इनके घर की जांच के समय एक रेड डायरी मिलती है जिसमें इस घोटाले से जुड़े हुए नेता और ऑफिशियल्स की जानकारी भी मिली। इनके पति के पल्स हॉस्पिटल में हुई अचानक रेड में हॉस्पिटल में प्रेजेंट सभी लोगों को रोक लिया गया और बिना आईडी प्रूफ दिखाए किसी को बाहर तक नहीं जाने दिया। सबसे ज्यादा रुपया पूजा के सीए कुमार के पास मिला। जब उससे इस पैसे के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं कई कंपनीज का सीए हूं, तो इसमें से किसी का भी पैसा हो सकता है। इससे ईडी को समझ में आ गया कि इतनी आसानी से जानकारी मिलने वाली नहीं, और फिर ईडी ने उसके पास से 4 कार्स को भी जब्त कर लिया और उससे भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ पूजा सिंघल से भी लगभग 17 से 18 घंटे पूछताछ की गई, जिसमें पूजा ने कोई भी इल्जाम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उल्टा ईडी के ऑफिशियल्स को धमकाया कि ये मेरा एरिया है, तुम मुझे नहीं जानते, यहाँ तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर दिसंबर में ईडी ने उनके पति के अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर और 2 जगह जमीन के टुकड़ों को जब्त कर लिया, जिनकी टोटल कीमत लगभग 82 करोड़ की तो थी। इन सब के अलावा उनके ससुर कामेश्वर झा के घर पर भी रेड की गई। इसके अलावा जहां पूजा के माता पिता और भाई रहते थे, उस जगह पर भी रेड की गई। इस रेड में पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के रांची वाले आवास में 19 करोड़ 31 लाख रुपए नकद और 150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग सेक्टर में किए गए इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स मिले। इस छापामारी के बाद 8 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए समन भेजा और फिर लगातार 3 दिन यानी 9, 10 और 11 मई को पूजा सिंघल से घंटों घंटों तक इंटेरोगेशन किया गया। और फिर अगले दिन 12 मई के न्यूज़पेपर की ब्रेकिंग न्यूज थी, पूजा सिंघल अरेस्टेड। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पूजा के पास 2 पैन कार्ड थे। इनके पति के हॉस्पिटल की जो जमीन थी वह विवादित थी, जिसे पूजा ने ही अपने पावर का यूज करके अपने पति को दिलाई। इस जमीन को खरीदने के लिए पूजा ने बैंक से 23 करोड़ का बैंक लोन दिलवाया था। गुनाह साबित होने के बाद झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने पूजा सिंघल को उनकी ड्यूटीज और माइनिंग सेक्रेटरी के पद से हटा दिया। जेल पहुंचते ही पूजा सिंघल को चक्कर आ गया। जेल कर्मियों ने दवा खिलाई, तब जाकर वो होश में आई। इसके बाद वो पूरी रात वहां मच्छर काटने और वार्ड में पसरी गंदगी बदबू के चलते नहीं सो सके। सुबह जेल के जमादार पर रौब दिखाया और जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया। पूजा का कहना है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में ईडी टीम की हर तरीके से मदद की है और आगे भी वो ऐसी करती रहेंगी। अभी उनका फिलहाल स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसकी वजह से वो चाहती हैं कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन कोर्ट का कहना है कि पूजा सिंघल पर गंभीर आरोप है और इन आरोपों के पर्याप्त सबूत भी हैं। जेल से बाहर आने के बाद वो इस मामले को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसा बोलते हुए इनके वकील सिद्धार्थ लूथर को तारीख पे तारीख दी जाती रही है। वहीं बात करें तो पूजा सिंघल ने 2 शादियां की थी, जिसमें उनकी पहली शादी राहुल पुरवार से हुई थी, जो 1999 बैच के आईएएस हैं, जबकि पूजा 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं। मतलब राहुल पूजा के सीनियर ऑफिसर थे। फिर बाद में इनकी आपसी अनबन के चलते उनके बीच झगड़े हुए और बात तलाक तक पहुंच गई। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम आयुषी पुरवार है। और फिर तलाक के बाद पूजा सिंघल की मुलाकात एक बिजनेसमैन अभिषेक झा से होती है। इस समय पूजा पलामू में डिप्टी कमिश्नर थी। इनकी बातचीत की शुरुआत फेसबुक चैट से हुई और बताते हैं कि अभिषेक झा इन्हें इम्प्रेस करने के लिए फूल लेकर इनके ऑफिस में पहुंच जाते थे और फिर धीरे धीरे इनकी क्लोजनेस बढ़ती चली गई, रिलेशंस अच्छे होते चले गए और फिर इन्होंने शादी कर ली। अभिषेक रांची में पल्स हॉस्पिटल चलाते थे। अब देखिए, ईडी की जांच के बाद पूजा सिंघल की कुल संपत्ति में रांची का 80 लाख का घर, 88,000 रुपए का 7800 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है, 4500 स्क्वायर फीट का एक कमर्शियल प्लॉट है जिसकी कीमत 1.10 करोड़ रुपए है। इन सब के अलावा कोलकाता में भी एक घर है जिसकी कीमत 30 लाख रुपए है। तो फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो से हमें सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला है भैया, इससे हमें बचकर रहना चाहिए। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।